हेलो एवरीवन। यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है और करंट अफेयर्स उस मैराथन का वो फ्यूल है जो आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक कंसिस्टेंटली स्ट्रांग बनाता है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 4 ऐसे मुद्दे जो हेडलाइंस में भी है और आपकी यूपीएससी के कोर्स सिलेबस में भी। वेलकम टू वरांडा आईएएस के करंट अफेयर्स सेशन में। दिस इज मी सुप्रिया एंड वी शैल डिस्कस द 4 headlines today. So let's begin. आज के 4 जो टॉपिक्स हैं उसमें से फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल सर्च पावर्स अंडर द प्रपोज आईटी बिल 2025। क्या ये नए डिजिटल स्नूपिंग है या एक जरूरत? वील ट्राई एंड डिकोड। दूसरा टॉपिक है न्यू क्रिमिनल कोड्स, उसके 1 साल बाद का पोस्टमार्टम। क्या कॉलोनियल लॉज की जगह नए कोड्स ने जस्टिस डिलीवर किया है? दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। थर्ड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी अंडर एनईपी 2020, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है काफी टाइम से। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन का क्रैकडाउन ऑन डिफेंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बहुत ही शार्प एनालिटिकल और यूपीएससी सेंट्रिक सेशन, जहां पे हम हर इश्यू को डाइसेक्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, कंटेंट के साथ और क्लैरिटी के साथ। So stay tuned, stay sharp, क्योंकि ये सिर्फ हम न्यूज नहीं पढ़ने वाले हैं। This is your one step ahead in the preparation. So let's begin. डिजिटल दुनिया में अगर ब्लैक मनी या टैक्स इवेशन ट्रेस करना है तो टैक्स अथॉरिटीज को वर्चुअल स्पेस में घुसना पड़ेगा और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया प्रोविजन प्रपोज किया इनकम टैक्स का बिल 2025 के तहत। अब प्रपोज्ड प्रोविजन क्या कहता है कि अंडर द न्यू बिल टैक्स ऑफिशियल्स विल बी एम्पावर्ड टू सर्च वर्चुअल डिजिटल स्पेस ड्यूरिंग रेड्स। इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ लॉकर्स और फाइल्स नहीं बल्कि ईमेल्स, चैट्स, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी स्कैन किए जा सकते हैं ड्यूरिंग टैक्स रेड। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सर्चेस वेर कन्फाइंड टू फिजिकल स्पेसेस जैसे कि घर, ऑफिस, लॉकर्स एक्सेट्रा, और ये तभी अलाउड होता है जब रीजन टू बिलीव हो कि वहां पे कोई एसेट है इलीगल। लेकिन कोर्ट्स ने फिजिकल इंट्रूशन को प्राइवेसी इन्वेशन कहा और जुडिशियल ओवरसाइट को मैंडेटरी बनाया। आज का चैलेंज क्या है? जब एसेट डिजिटल हो गए हैं, क्या लॉज भी डिजिटल होने चाहिए या फिर एक नया थ्रेट है इंडिविजुअल प्राइवेसी के खिलाफ? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, व्हिच इज पॉइंट ऑफ डिबेट यू कैन से। डिजिटल स्कोप क्या है, मतलब क्या वो हम एक्सपांड कर पाए हैं इस रूल्स के तहत? न्यू पावर्स अलाउ करते हैं टू एक्सेस द ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज, मैसेजिंग एप्स एक्सेट्रा। बेसिकली जो भी डेटा आपका स्टोर्ड रहेगा वो सब उनको दिख जाएगा, उनको एक्सेस मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स रेट सिर्फ फिजिकल नहीं वर्चुअल भी होंगी, तो ये एक गवर्नेंस के हिसाब से डिबेट होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल लिबर्टी के मुद्दों पे। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये आर्टिकल हाउ इट टेक्स इट फर्दर। किसी भी डिजिटल सर्वेलेंस या इंट्रूशन के केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? ये कि प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, और इसी मुद्दे को हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे ये पॉइंट्स में। राइट टू प्राइवेसी का फ्रेमवर्क पहले अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब है आपके ईमेल्स, चैट्स और क्लाउड डेटा भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स क्या है? लीगैलिटी, कोई भी प्राइवेसी इंट्रूशन सिर्फ तभी तक है जब वो वैलिड लॉ के अंडर हो। अगर लॉ वेग है या ओपन एंडेड है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर नेसेसिटी की बात करें तो इंट्रूशन जो है मस्ट बी जस्टिफाइड बाय अ लेजिटिमेट स्टेट एम। प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि सर्च का जो स्केल होता है उस ऑब्जेक्टिव के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आप पूरे डिजिटल लाइफ को एक्सेस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज समवन इज अंडर सस्पिशन। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है कुछ तरह के तरीके से। क्रिटिसिज्म ये है कि क्रिटिक्स ने कहा कि ये बिल कई कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है। जुडिशियल ओवरसाइट यहाँ पे मिसिंग है। सर्च का डिसीजन ब्यूरोक्रेटिक है, जुडिशरी का सैंक्शन नहीं लिया जाता।
अब रीजन टू बिलीव क्लॉज हटा दिया गया है। अर्लियर जो सेक्शन में हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो सेक्शन 132 के अंडर हम कोई भी रेड करने से या कुछ सवाल उठाने से पहले राइट टू बिलीव का एक कॉन्सेप्ट वो मानते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, नाउ इट इज रिमूव्ड। अब वेक सस्पिशन पे भी डिजिटल स्पेस एक्सेस हो सकता है। नाउ दिस इज द इशू। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इश्यूज कैसे हैं। ना तो सर्च का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, ना सिटीजन को पता चलता है किस बेसिस पर उनका डेटा एक्सेस हुआ है। एक्सपेंसिव स्कोप विदाउट क्लैरिटी जब हम बात करते हैं तो डिजिटल सर्च पावर्स को काफी वेग लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, जिसका मिसयूज भी हो सकता है। ये सारे जो कंसर्न्स हैं उसको वो मिलकर एक इंपॉर्टेंट डिबेट क्रिएट करते हैं, कैन द स्टेट फाइट टैक्स इवेजन विदाउट इंफ्रिजिंग डिजिटल लिबर्टी। और ये हमारे गवर्नेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, बिकॉज गवर्नेंस और एथिक्स में भी, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी से मतलब यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो ये टॉपिक जो है, ये जो डिबेट है, आप गवर्नेंस और एथिक्स के केस स्टडीज में भी यू कैन फाइंड इट रेलिवेंट। तो अगर हम डिजिटल प्राइवेसी को लाइटली लेते हैं तो कल वो एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि समझने वाले हैं कि किस इस बिल के आगे के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लीगल प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इट विल बी लाइक अ सेटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल। ये प्रोविजन अगर बिना स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड के पास हो जाएगा तो टैक्स कंप्लायंस के नाम पर प्राइवेसी वायलेशन का एक डेंजरस लीगल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जैसे पुट्टस्वामी जजमेंट को बहुत ही डाइल्यूट कर देगा। कोर्ट्स ने पहले भी कहा है, और बैड प्रेसिडेंट एंड सर्वेलेंस लॉ इज अ स्टेप बैकवर्ड इन डेमोक्रेसी। ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी ये देखा गया है कि इंडियाज डेटा सोवरेनिटी इज एट रिस्क। ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, जैसे जीडीपीआर, ओईसीडी एक्सेट्रा, कंप्लायंट नेशंस जो है इंडिया को ये बोल रहे हैं कि डिजिटल सर्च पॉलिसी पे ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। नॉन कंप्लायंस विद ग्लोबल प्राइवेसी नॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट कुड हर्ट इंटरनेशनल ट्रस्ट, इट मे इम्पैक्ट क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो अग्रीमेंट्स, और नेगेटिविटी इफेक्ट करेगा ये इंडिया के इमेज को लेके, क्योंकि हम एज अ डेमोक्रेटिक डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पे तो कुछ नहीं वैसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो भारत जहाँ पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की बात करता है, वहां इस तरह का वेग डिजिटल सर्च पावर कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट करेगा। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे लीगल चैलेंजेस भी है, या ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेशन के तहत वो बोल सकते हैं। आर्टिकल 2026 में भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। ऑलरेडी मैनी लीगल स्कॉलर्स जो है बिलीव करते हैं कि दिस बिल विल इनवाइट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। अब बात यह है कि जुडिशरी को जो है फिर से एक बार डिजिटल राइट्स वर्सेस स्टेट पावर का बैलेंस डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हमने जो आधार एंड पेगासस केस देखे थे उसके जैसे। तो फ्यूचर इम्प्लीकेशन जो है सिर्फ लीगल या ग्लोबल नहीं है यहाँ पे। अब ये समझिए कि ये देश के डिजिटल फ्यूचर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी सवाल है। देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो बदलने में शायद सदियों लगते हैं, लेकिन भारत ने सिर्फ एक साल में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लीप लिया, और वो है भारतीय दंड संहिताओं का इम्प्लीमेंटेशन। कॉलोनियल एरा में आप देखोगे इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर आईपीसी 860, सीआरपीसी 1973 और एक्ट 1872 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब लॉ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए थे उनके राज को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट द इंडियन सिटीजन राइट्स। जो ये लॉज थे इट रिफ्लेक्टेड अ रूरल सब्जेक्ट रिलेशनशिप, नॉट अ सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप। अब ब्रिटिश इंटेंट था सप्रेशन, इंडियन इंटेंट है हमारा जस्टिस। इस सोच में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी था। रिफॉर्म्स के प्रोसेस हुए, लेकिन उसको डेकेड्स लग गए। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का आइडिया नया नहीं है। लॉ कमीशन रिपोर्ट्स जो थे, कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस और सिविल सोसाइटी के प्रेशर के बाद फाइनली पार्लियामेंट ने 2023 में एक होलिस्टिक रिफॉर्म अप्रूव किया। ये एक प्रोसीजरल रिवॉल्यूशन था, यू कैन से, जिसका मकसद क्या था, स्पीडी ट्रायल्स, जस्टिस और टेक्नोलॉजी का एक इंटीग्रेशन, ये था उनके पर्पसेस।
जो नए कोड्स पास किए गए 2023 में, वो पार्लियामेंट ने किया। भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस रिप्लेसेस सीआरपीसी, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसेस एविडेंस एक्ट। इनका नाम भी सिंबॉलिक है, ये सिर्फ लॉज नहीं है, ये एक नए सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो जुलाई 2024 से ये नए कोड्स इफेक्ट में आ चुके हैं और अब कोर्ट रूम्स और पुलिस स्टेशंस में नए एसओपीस के बेसिस पर काम हो रहा है। ये कोर्स का क्लेम है कि ये सिटीजन सेंट्रिक है, टेक एनेबल्ड है और कॉलोनियल जो लेगेसी है उसको एक उससे मुक्त एक अलग लीगल सिस्टम बना रहा है। ये जो हमने लॉज देखे, ये सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच लेकर आए हैं जो जस्टिस डिलीवरी को फास्टर, फेयर और मोर ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रॉमिस करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसके कुछ की प्रोविजंस जो हमारे नए क्रिमिनल कोड्स में है। हाँ, तो डिजिटल रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ऑन कैमरा की बात करता है। ये जो बीएनएसएस का सेक्शन 176 है, नाउ मैंडेट्स दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रिकॉर्ड क्राइम सीन्स डिजिटली। वीडियो या जीपीएस टैग जो होते हैं सिस्टम होते हैं, फोटोज होते हैं, उनको भी वो करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि ऑफिसर मस्ट टेक सेल्फीज एज प्रूफ ऑफ प्रेजेंस। इससे ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है बल्कि टेम्परिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ई साक्ष्य ऐप की बात करें तो ये रियल टाइम डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की बात करता है। एनआईसी ने डिजाइन किया है ई साक्ष्य, एक रियल टाइम डिजिटल टूल जिसमें एफआईआर, एविडेंसेस, जेल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, कोर्ट और फोरेंसिक लैब्स के सारे इंटीग्रेटेड जो सारी चीजें हैं, ये ऐप है सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे। ये क्या करेंगे, एक डिजिटल कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंस को बूस्ट करेंगे। टैम्परिंग को रोकने के लिए ये एक गेम चेंजर स्टेप माना जा सकता है। फॉरेंसिक इंटीग्रेशन की बात रहेगी तो साइंटिफिक जस्टिस डिलीवरी की बहुत ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दिखी। अब हर मेजर क्राइम सीन का मैंडेटरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा। फॉरेंसिक लैब जैसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज है जो रायपुर, उनका नेटवर्क एक्सपांड किया गया है टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सिस्टम। पुलिस के डिस्क्रिप्शन को कम किया जाएगा, जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड और बायस फ्री बनाया जाएगा। और ये सारे रिफॉर्म्स हमारे लिए GS2 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नेंस में भी आते हैं और कभी कुछ थोड़े जो पॉइंट्स हैं जहां पे हम GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स के थीम से भी इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो नए कानून बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें हर स्टेशन, कोर्ट रूम तक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना वो एक अलग चैलेंज है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल गैप को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी की बात है तो ये एक ऐसा चैलेंज है इन इम्प्लीमेंटिंग इट, स्पेशली इन रूरल एंड टियर 2, 3 जैसे जुरिस्डिक्शंस में। काफी ऑफिसर्स को स्मार्टफोन्स और एप्स ऑपरेट करने में बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। और अगर अनस्टेबल इंटरनेट की बात करें तो वो तो होता ही है सम रिमोट एरियाज में। अब जब क्राइम सीन का लाइव डेटा अपलोड होना मुश्किल हो जाएगा तो बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगी ना वहां पे। एम्बिग्विटीज इन प्रोटोकॉल जैसे मिनिमम वीडियो रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ एम्बिग्विटीज आर सीन। प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे तो जब ऑफिसर्स अपना पर्सनल फोन यूज करता है ऑफिशियल एविडेंस टूल के लिए तो वो डेटा लीक हो जाएगा। दिस बिकम्स अ वेरी सीवियर कंसर्न। अगर हम ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रेनिंग गैप्स की बात करें, है ना, तो उसमें क्या है, इनकंसिस्टेंट मेडिको लीगल फॉर्मेट्स, पोस्टमार्टम और सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है अक्रॉस एनी स्टेट्स। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है क्योंकि डेवलप्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन का लेवल बहुत ही वैरी करेगा। लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग की वजह से जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स, फोरेंसिक स्टाफ्स एक्सेट्रा, नए प्रोसीजर्स पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं दिया गया उनको। तो अभी जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो फॉरेंसिक लैब तक नहीं है, एविडेंस कहाँ वेरीफाई करेंगे वो।
तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग के बाद लास्ट माइल डिलीवरी इज़ इम्पोर्टेंट। हमने हर आर्टिकल में, हर रिफॉर्म में, हर पॉलिसी में यही जानने की कोशिश की कि ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद उसका एक ही क्रक्स निकलता है कि हमें पॉलिसीज को इंक्लूसिव बनाना है और लास्ट माइल डिलीवरी को पॉसिबल बनाना है, ताकि ये हम ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पाए। अब 1 साल के अंदर जो है, नए क्रिमिनल कोर्ट्स ने इंडियन जस्टिस सिस्टम के आर्किटेक्चर में एक नया डिजिटल फाउंडेशन डाला, लेकिन ये रिफॉर्म्स अभी भी अपने टेस्टिंग फेज में है और आगे के जो हमारे रास्ते में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है, और जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम हटा के उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाएंगे, वी हैव टू सी। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये जो हम रिड्यूस्ड पेंडेंसी देख रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, जस्टिस डिलीवरी थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर ग्राउंड पे अचीव हो गई तो ट्रायल्स और हियरिंग्स जो है फास्ट ट्रैक हो जाएंगे, कोर्ट्स का केस बैकलॉग सिग्निफिकेंटली बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और जो स्पीडी जस्टिस सिर्फ सिटीजन के लिए भी नहीं, हमारे लिए गवर्नेंस के लिए भी बहुत एक ह्यूज विन होगा। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जो है, अनइवन रोल आउट डेंजर्स में आप देखोगे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और ट्रेनिंग इश्यूज एड्रेस नहीं हुए तो एक बहुत ही कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा पुलिस स्टेशन या कोर्ट लेवल के यहाँ पे। नए लॉज और पुराने प्रैक्टिसेस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ सकती है। दिस कुड लीड टू लीगल चैलेंजेस एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यू कैन से। अगर हम बात करेंगे इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स की, तो इम्प्रूव ट्रस्ट भी देखने को मिलेगा। जो पुलिस और कोर्ट डिजिटल एविडेंस को रियल टाइम कलेक्ट और वेरीफाई करेंगी तो सिटीजन्स का जो है ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम में। टैंपरिंग और मैनिपुलेशन जैसे इश्यूज जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। Justice delivery in a way will become more transparent and auditable and accountable. हमें टेक ड्रिवन पुलिसिंग की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट है। इन्वेस्टिगेशन का ट्रेडिशनल मॉडल जो विटनेस और कन्फेशन पे बेस्ड होता है, अब शिफ्ट होगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे, साइंटिफिक फोरेंसिक्स में या सेंट्रलाइज्ड एविडेंस सिस्टम में। अब ये आप देखोगे एक 21st सेंचुरी पुलिसिंग मॉडल की तरफ हमें एक पहला बड़ा कदम है। In totality, these reforms are not just legal, they are constitutional, technological and behavioral in nature. हमारे गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है। पुलिस रिफॉर्म्स में भी अगर आपको ये कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे कि आप वहां पे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट। यहाँ पे बात सिर्फ कानून बनाने की नहीं होती, उस कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना वो एक चैलेंज है। और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स तभी सफल कहलाएंगे जब हम कॉमन सिटीजन्स के लिए जस्टिस फास्ट, फेयर एंड फ्रिक्शन फ्री बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। भारत जैसे मल्टीलिंगुअल देश में लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ एकेडमिक डिसीजन नहीं होता, ये कल्चरल और पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाता है। महाराष्ट्र ने जो है रिसेंटली क्या क्या किया, ये जो मल्टी लैंग्वेज रिसेंट रोल बैक था, फिर से ये मुद्दा हेडलाइंस में लाके खड़ा कर दिया। अब रिसेंट कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन जो है विड्रॉ कर लिया है, जिसमें हिंदी को क्लास 5 तक मैंडेटरी किया जाता है आफ्टर पब्लिक एंड पॉलिटिकल बैकस्लैश। लोगों ने इसे लैंग्वेज इंपोजिशन माना, स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। अब इसे फिर एक बार हिंदी वर्सेस रीजनल आइडेंटिटी के डिबेट नेशनल लेवल पर एक्टिवेट हो गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तब क्या था एंड अब क्या है, वील अंडरस्टैंड। पहली बार ये फॉर्मूला 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में प्रपोज हुआ था, और अब जो NEP 2020 है उसमें उनके थ्रू भी ये इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टूडेंट को पढ़ना होगा अपनी रीजनल मदर टंग, एक और इंडियन लैंग्वेज जो मोस्टली हिंदी होगी या कोई और रीजनल लैंग्वेज होगी, एंड इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज। इंटेंट तो लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी का है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब टॉप डाउन होता है तो रीजनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे हिस्टोरिकली उस बात पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स को लॉन्ग स्टैंडिंग अपोजिशन रहा है टू हिंदी इम्पोजिशन। 1965 के एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु याद कीजिए आप, जहां लैंग्वेज के बेसिस पर मास मोबिलाइजेशन हुआ था। लैंग्वेज बिकम्स आइडेंटिटी, और जब आइडेंटिटी थ्रेटेंड लगती है तो रेजिस्टेंस नेचुरल होता है।
अब हमारे लिए एज अ यूपीएससी स्टूडेंट वी नीड टू रिलेट दिस थिंग इन गवर्नेंस जीएस 2 के पेपर में। ऐसे और एथिक्स में भी इसको आप रेलेवेंट मान सकते हैं अगर आप कोई ऐसे टॉपिक पे जैसे रीजनल डाइवर्सिटी पे बात कर रहे हो, या हर एक डाइवर्सिटी को हम कैसे रिस्पेक्टफुली एड्रेस कर सकते हैं, एंड ऑल दैट यू कैन मेंशन दिस टॉपिक। हर पॉलिसी का ना एक आइडियल वर्जन होता है और एक ग्राउंड लेवल वर्जन। तो एनईपी 2020 का जो भी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना हो, लेकिन फील्ड में चैलेंजेस कुछ और ही कहानी कहते हैं। पॉलिसी प्रोविजन अगर देखोगे आप तो ये एक आइडियल विजन है। ट्राइलिंगुअल एजुकेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी अगर बोलेंगे तो हर स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस सीखने चाहिए, लेकिन स्टेट और स्कूल को चॉइस की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मिनिमम 2 इंडियन लैंग्वेजेस मैंडेटरी है, थर्ड कैन बी इंटरनेशनल, मोस्टली इंग्लिश। अब यहाँ पे फेडरल स्पिरिट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टेट्स ने रिटेन किया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इन लैंग्वेज सिलेक्शन। अब इसका पर्पस क्या है? कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऐसे हैं क्योंकि हिंदी क्या होता है, एक डिफॉल्ट लैंग्वेज बन जाता है। पॉलिसी चाहे फ्लेक्सिबल हो, लेकिन रियलिटी में हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इम्पोज किया जाता है, स्पेशली थ्रू सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। Disparity भी देखी गई in educational resources. Some regions lack textbooks, teachers और digital content in their own mother tongue. टीचर ट्रेनिंग की बायस की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मेनली फोकस होता है मेजर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। स्मॉल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो ये जो परसीव फेवरेटिज्म का भी बात करोगे आप, तो केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स हिंदी को प्रमोट करते दिखते हैं, तो जो सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रेजिस्ट एक्टिवली। अब देखोगे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट जो है एनईपी के लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी इंपोजिशन थ्रू पॉलिसी डिस्गाइज मानते हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है? लैंग्वेज पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस, इट्स अबाउट फेडरलिज्म, डिवर्सिटी, आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट इन गवर्नेंस। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। किसी भी लैंग्वेज पॉलिसी का इम्पैक्ट सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होता। ये एक इश्यू ऐसा कल्चरल आइडेंटिटी से भी जुड़ा होता है और पॉलिटिकल लैंडस्केप को कभी भी इन्फ्लुएंस करता रहता है। महाराष्ट्र का केस जो है यहाँ पे एग्जाम्पल की परफेक्ट एग्जाम्पल है ये अंडरस्टैंड करने में। अभी जैसे आप देखोगे कि लैंग्वेज जो है इट इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक आइडेंटिटी है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। अब महाराष्ट्र में लोगों ने अपोज किया हिंदी इम्पोजिशन को, नॉट बिकॉज दे हेट हिंदी, बिकॉज दे टेक प्राइड इन मराठी भाषा। जब आइडेंटिटी थ्रेटन फील करती है तो रेजिस्टेंस नेचुरल होता है, चाहे एनईपी कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो। पॉलिटिकल यूनिटी आप देखोगे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल राइवल्स जैसे कई पार्टीज हैं तो आमतौर पे अपोज करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इस पॉइंट पे एकत्रित हो है। ये दिखाता है कि लैंग्वेज इशू पॉलिटिकल लाइंस को क्रॉस कर लेता है। हमारे लिए एक रेयर एग्जाम्पल है ये जहां पे लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म बिकम्स अ यूनिफाइंग फैक्टर अक्रॉस द पार्टी लाइंस। अगर एनईपी एक उनका इंटेंट अच्छा भी है, लेकिन ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन पे काफी लूपहोल्स है। टीचर्स फॉर रीजनल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड देयर स्टेट। जैसे तमिल लैंग्वेज को बिहार में इंप्लीमेंट करना कैसे पॉसिबल होगा जब वहां पे तमिल टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इससे पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे फ्लॉड होता जा रहा है। हमने यहाँ पे ये अंडरस्टैंड किया कि लैंग्वेज पॉलिसी अगर सेंसिटिविटी के बिना बनाई जाएगी तो वो कल्चरल फॉल्ट लाइंस को एक्टिवेट कर देगी। बहुत ही क्लासिक फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन डिबेट का पार्ट बन सकता है ये पॉइंट आपके लिए। भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर उसे वाइजली हैंडल नहीं करेंगे हम लोग तो वही स्ट्रेंथ एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है इसको। पोटेंशियल रिस्क हमने देखे, फेडरल फ्रिक्शन अगर सेंट्रल लैंग्वेज कंसर्न्स को इग्नोर करता है तो सेंटर स्टेट रिलेशन वीक हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज मूवमेंट्स को बूस्ट मिल सकता है ये सारी चीजों से, और एजुकेशन सिस्टम हो सकता है बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड। लैंग्वेज इंपोजिशन कैन बी सीन एज अ कल्चरल डोमिनेशन। ये परसेप्शन ही डिवाइड करता है ना। आप देखोगे इसी से डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा। जेन्युइन जो मल्टीलिंगुअलिज्म जहां पे अगर आप उसको इंपोज करना चाहते हैं
तो पॉलिसी का फोकस होना चाहिए सिर्फ सिंबॉलिक मेजर्स पे नहीं, बल्कि ऑल इंडियन लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट देना और एजुकेशनल सपोर्ट देना। करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स रीजनल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। मल्टीलिंगुअलिज्म तभी सक्सीड करेगा ना जब हर लैंग्वेज को इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी मिले। अभी यहाँ पे देखोगे आप, मदर टंग को प्रायोरिटी देना चाहिए बोल रहे हैं। लोकल लैंग्वेजेस में अर्ली एजुकेशन देना क्या करता है, इट इम्प्रूव्स कॉम्प्रहेंशन एंड रिटेंशन, इट स्ट्रेंथन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बहुत ही कल्चरल जो ग्राउंडिंग होती है उसका बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों में। तो लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जो है चॉइस बेस्ड होना चाहिए, टॉप डाउन नहीं। जब भी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते वक्त ना ये बहुत टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन अब अगर स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, मतलब स्टेट्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए, कम्युनिटीज हो गए, इनको कंसल्ट करना जरूरी है, ये बात नॉन नेगोशिएबल है। वन साइज फिट्स ऑल मॉडल जैसे हमारे कंट्री में जितना डाइवर्स कंट्री में फेल हो जाएगा। अ सक्सेसफुल लैंग्वेज पॉलिसी मस्ट बैलेंस नेशनल कोहेजन विद लोकल ऑटोनॉमी। हमारे लिए एथिक्स के पेपर में ये बहुत हाईली रेलेवेंट है, स्पेशली कोई डिसेंट्रलाइजेशन पे या कल्चरल रिस्पेक्ट पे अगर कोई केस स्टडी हो तो यू कैन राइट दिस। कोई भी लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक फेडरल सेंसिटिविटी का टेस्ट बनता जा रहा है ये। और हमें इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने चाहिए। कोई इम्पोजिशन से खाली कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स डिराइव होंगी, so this is going to be the future impact if we don't reevaluate the mandate। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, डीलिस्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल क्लीनअप के तहत। दिस इज अ पावरफुल गवर्नेंस प्लस एथिक्स इशू, highly relevant for GS2 and SA also। तो देखते हैं, जब भी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हो, becomes very favorite topic of UPSC, you can maintain this, try and understand this article very properly। अब हम जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, जब पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, then we think the democracy is stronger। इलेक्शन कमीशन ने एक कदम उठाया है जो डेमोक्रेसी की सफाई के लिए क्रूशियल है, और वो है इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट करना। रिसेंट एक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट करने की प्रोसेस शुरू कर दी। ये वो पार्टीज हैं जो पिछले 6 साल से कोई इलेक्शन नहीं लड़े हैं और जिनके ऑफिसेस ट्रेसेबल भी नहीं है। इस मूव का मकसद है इलेक्टोरल रोल से डेड वुड हटाओ जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो 2015 में जो लॉ कमीशन है उन्होंने 255th रिपोर्ट में सजेस्ट किया था कि 10 साल तक इलेक्शंस ना लड़ने वाली पार्टीज को डी रजिस्टर्ड करने का लीगल प्रोविजन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी 2016 के इलेक्टोरल रिफॉर्म के मेमोरेंडम में क्लियर लेजिस्लेटिव पावर्स को मैनेज किया था फॉर सच एक्शन। पार्लियामेंट ने अब तक इस पे जो है इस डिमांड पर कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज करके ये सब कर रहा है। अब फाइनेंशियल मिसयूज एक्सपोज करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए, कुछ पार्टीज जो है टैक्स असम्पशंस का मिसयूज करने के लिए ऐसे पार्टीज का इस्तेमाल करती है। These are the points where they misuse the party का ये जो provision है, they start misusing this kind of provisions। और अगला पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि फॉरेन फंडिंग जो है, लूपहोल्स ये सारे जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही थी, इनका पॉलिटिकल काम था और फाइनेंशियल ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थे वो भी बढ़ रहे थे। इनएक्टिव पार्टीज टैक्स शेल्टर्स बन गई थी जिससे डेमोक्रेसी का इकोसिस्टम डिस्टॉर्ट हो रहा था। अब ये जो देखा हमने कि इसका अर्जेंसी फैक्टर कैसे हमने ये क्रिएट हुआ था, ये अंडरस्टैंड किया। अब हमारे लिए इलेक्शन कमीशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करोगे तो वी नीड टू नो कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इनफ पावर्स है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म सिर्फ रिकमेंडेशन तक सीमित रहते हैं या कुछ उनका इंप्लीमेंट करके रिफॉर्म्स लाना भी पॉसिबल है या नहीं। These are the questions we get to address। इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने वाली एजेंसी यहाँ पे नहीं है,
वो डेमोक्रेसी का इकोसिस्टम है जो रेगुलेट करता है एक जिम्मेदारी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जो ये अनरिकग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनका क्या सारा मैकेनिज्म है। जब रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट देखोगे आप तो उसका जो सेक्शन 229A आरपी एक्ट 1951 के तहत एज पर लॉ कोई भी इंडियन एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन के पास अप्लाई करके पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर हो सकता है within 30 days of formation। लेकिन कुछ फंडामेंटल कंडीशंस होती है यहाँ पे। पार्टी मस्ट अपहोल्ड sovereignty, democracy and constitution। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स में फेथ दिखाना होगा उन्हें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति एलिजेंस डिक्लेयर करना होगा। अब ये सिर्फ टेक्निकल रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट होता है। तो ये जो रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज कौन होते हैं? इनको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर तो कर दिया है पर ये तो स्टेट पार्टी के रूप में रिकग्नाइज्ड होती है, नेशनल पार्टी के रूप में नहीं। ये बेनिफिट्स कैसे होते हैं इनके, ये रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड के? इनके पास कई फाइनेंशियल और इलेक्टोरल बेनिफिट्स होते हैं। टैक्स एक्सेम्पशन होता है अंडर सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कॉमन सिंबल अलॉटमेंट होता है तब ये इलेक्शन लड़ती हैं। ability to accept political donation, even if they don't contest election regularly, ये loopholes उन पार्टीज के लिए इंसेंटिव बन जाते हैं जो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती है और मिसयूज करती है डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क। आपके लिए एक एग्जांपल है ऑफ रेगुलेटरी कैप्चर जहां पे रूल्स का मिसयूज होता है टू बाईपास द अकाउंटेबिलिटी। यू कैन साइट दिस एग्जांपल। तो जब सिस्टम का मिसयूज एक पैटर्न बनता जाता है तो रिफॉर्म जरूरी हो जाता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके नंबर्स कितने अलार्मिंग है और इनका मिसयूज कितना वाइड स्प्रेड है। ये जो स्टैट्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये इतना शॉकिंग है। आप देखोगे 2800 प्लस टोटल अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन के मई 2025 का जो डेटा है उसके मुताबिक इंडिया में 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये एक नंबर सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, एक रेगुलेटरी लूपहोल का प्रूफ है। कुछ 750 के आसपास एक्चुअली कंटेस्टेड इलेक्शंस इन 2024। अब ये सारे जो पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, इनमें से कई सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती हैं। सिंबल चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, फंडिंग चाहिए, लेकिन इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता उनका। 1000 प्लस हैव नेवर कंटेस्टेड एनी इलेक्शंस। जो इनएक्टिव होने के बावजूद डोनेशन लेते हैं, टैक्स एक्सेम्पशन करती रहती है, पब्लिक फंडिंग लूपहोल्स का मिसयूज करती रहती है। ये डेडवुड नहीं है, ये एक शैडो एंटिटीज है जो पॉलिटिकल सिस्टम को फाइनेंशियल शेल्टर बना रही है। करीब 345 पार्टीज नाउ हैव बीन डीलिस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। इनमें से 345 जो है वो अनरिकग्नाइज्ड थी। 2090 के बाद से कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, फिजिकल अनट्रेसेबल भी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं, कुछ एड्रेस नहीं इनका। तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्लीन अप ड्राइव के तहत ये सब कर दिया। एंड अब यहाँ पे ये स्टेप से क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रल एथिक्स के बात हो या गवर्नेंस की बात हो, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी जो बातें हैं ये हर जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। This step becomes very important in if we consider the reform। तो जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उनका सबसे बड़ा मिसयूज होता है जब ये सिर्फ कागज की पार्टी होती है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, एक्सेट्रा। अब इन्हें ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स अनऑफिशियली कहते हैं लेटर हेड पार्टीज। टैक्स इवेशन में देखोगे आप तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं सेक्शन 13A को। सेक्शन 13A के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। कई जो ये से पार्टीज है सिर्फ एग्जेम्पशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं, इनका पॉलिटिकल प्रेजेंस 0 होता है, लेकिन डोनेशन और टैक्स सेविंग के लिए ये एक्टिव हो जाती है। इफ यू टॉक्ड अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज पार्टी एज अ फ्रंट, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही उनका मिसयूज करते देखते हैं, शेल एंटिटीज की तरह से डोनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन पैसों से कोई नॉन पॉलिटिकल इलीगल चैनल्स में लॉन्डर कर देते हैं। ये सिस्टम एक अंडरग्राउंड फाइनेंशियल नेटवर्क को लेजिटिमेट पॉलिटिकल अपीयरेंस देता है, यू कैन से। If we see about the non-compliance, no records, no accountability। कई unrecognized parties जो है ऑफिस बेरर्स को डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं।
एड्रेस ट्रेस्ट नहीं होता और एनुअल रिपोर्ट्स भी फाइल नहीं करते हैं। इन्हें इन्हें ईसीआई ट्रस्ट भी नहीं कर सकता है। तो ये लेटर हेड पार्टी जो है मॉडल डेमोक्रेसी के साथ एक बिगेस्ट बिट्रेयल है, जहां पे पॉलिटिकल कवर का जो है बहुत ही बुरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। हमारे लिए एथिक्स में भी ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फॉर्म विदाउट सब्सटेंस इन इलेक्टोरल गवर्नेंस, कितना अच्छा केस स्टडी हो सकता है इस पे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज जनता के विचार को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जब वो सिर्फ एक टूल बन जाए टैक्स के लेके या फाइनेंशियली मिसयूज करने के लिए, तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर इलेक्शन कमीशन टू टेक सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव। अब ये जो नेसेसरी रिफॉर्म्स है, इसका लेजिस्लेटिव सपोर्ट भी मिलना चाहिए एक्चुअली, ताकि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की नहीं हो, इट शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट इन द एक्शंस। इलेक्शन कमीशन ने एक स्ट्रॉन्ग क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इस प्रोसेस में उसके हाथ बंधे हुए हैं। हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और उसके सामने कौन से लिमिटेशंस हैं। करंट एक्शन की आप देखोगे तो व्हाट हैज बीन डन कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन्होंने कई सालों से इलेक्शन नहीं ले रहे, तो उनको आइडेंटिफाई कर दिया। उन्होंने रिवोक किया टैक्स एक्सेम्पशन एंड सिंबल प्रिविलेज। जो पॉलिटिकल काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी नहीं मिलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर स्टांस लिया। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पार्टी ऑफिस, टीम भेजे गए ट्रेस करने के लिए कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। कोऑर्डिनेशन विद टैक्स अथॉरिटीज, एक फॉर्मल लिंक एस्टेब्लिश की विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिपोर्ट सस्पिशियस डोनेशंस ऑन टैक्स अब्यूज। लीगल लिमिटेशंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सप्लिसिट डी रजिस्ट्रेशन पावर जो है, इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है टू परमानेंटली क्लोज दिस पार्टी रजिस्ट्रेशन। अभी कोई डिसोल्यूशन पावर भी नहीं है, सिर्फ डीलिस्ट कर सकते हैं, उनको इनएक्टिव डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी लीगली फिर भी एग्जिस्ट करेगी। देयर इज नो रोबस्ट वेरिफिकेशन टूल एज वेल, जहां पे जो इलेक्शन कमीशन है, इट कांट असेस वेदर अ पार्टी इज डूइंग मीनिंगफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी। पेपर पे तो सब एक्टिव ही दिखते हैं ना, तो दे कांट आइडेंटिफाई दैट। फाइनेंशियल मिसयूज की भी बात करेंगे तो जहां पे अगर पार्टी ब्लैक मनी लॉन्डर कर भी रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, ये काम ईडी या आईटी का होता है। तो यहाँ पे जुरिडिक्शन का भी एक इशू आप देखोगे लिमिटेशंस में। तो इलेक्शन कमीशन जो है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, बट यहाँ पे अगर हम उसको लेजिस्लेटिव बैकिंग करेंगे तो इट कैन ट्रूली एनफोर्स द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द अथॉरिटी। अब ये पूरा इशू जो है इलेक्शन का या गवर्नेंस का नहीं है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जब ये लेटर हेड पार्टी सिस्टम का ट्रस्ट तोड़ेंगे तो रिफॉर्म सिर्फ पॉलिसी का नहीं, पावर स्ट्रक्चर का भी होगा। इलेक्शन कमीशन को पावर मिलनी चाहिए, वरना डेमोक्रेसी का इकोसिस्टम एक पेपर वर्क में ही रह जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन के पास कुछ लिमिटेशंस है। तो अगर ये क्लियर है तो वी कैन अर्जेंटली अंडरस्टैंड दिस कि उनको सिस्टमेटिकली स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, कौन से रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ लीगल अमेंडमेंट्स की जरूरत है उनको इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, जिससे जो 10 साल तक का इनएक्टिव रहने वाला पार्टीज को डी रजिस्टर करने का लीगल पावर इलेक्शन कमीशन को मिल सके। करंटली ये सिर्फ इनएक्टिव टैग हटाने का तक लिमिटेड है। जब इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबिलिटी की ड्यूटी निभा रहा है, तो उसके पास अकाउंटेबिलिटी एनफोर्समेंट की करने की लीगल ताकत भी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना मैंडेटरी होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस करने पर फंडिंग फ्रीज होना, सिंबल का सस्पेंशन होना, ये सारी चीजें हम इम्पोज कर सकते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी भी जब भी बात करोगे तो ये फिक्स करेगी रॉटन कोर को। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें जब भी रिफॉर्म ला पाएंगे हम लोग, जब पार्टी सिर्फ वोट मांगने वाली प्लेटफॉर्म नहीं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रियल में बन जाएंगी।
फाइनेंशियल ओवरसाइट की बात करेंगे तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ये स्ट्रेंथन करता है इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जैसे इंस्टीट्यूशंस को। पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल सेफ हेवन बनने से रोकने के लिए, इसके लिए हमें ये जॉइंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की जरूरत है। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सिस्टम को क्लीन करने पर नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर भी इक्वल फोकस देना चाहिए। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस क्लीन अप प्रोसेस को किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। If we talk about constitutional rights, Article 19, Clause 1, Subclause C, right to form association including political parties, एक fundamental right है। Electoral reforms must not infringe upon this right. Any deregistration mechanism should always be procedure based and not arbitrary. अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी केस ने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अ कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू। जब हम सिस्टम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो हमें लेटर हेड पार्टीज और डोरमेंट एंटिटीज को टैक्स हेवन्स या मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रंट्स बनने से रोकने की जरूरत है। इलेक्टोरल सिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है हमेशा ऑन जेन्युइन पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ना कि कोई फेक पेपर एग्जिस्टेंस पे। क्लीनिंग द सिस्टम विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। वोटर ट्रस्ट की जहां पे भी बात आती है तो डेमोक्रेसी नीड्स पब्लिक लेजिटिमेसी। जब वोटर्स देखते हैं कि सिस्टम में सिर्फ रियल, एक्टिव और ट्रांसपेरेंट पार्टीज है ऑपरेट कर रही हैं, तो ट्रस्ट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन के स्टेप्स ने रीइंफोर्स किया फेथ इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये स्टेप से ये डेफिनेटली रीइंफोर्स हो जाएगा अमॉन्ग्स द सिटीजंस। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस की अगर आप बात करोगे तो कोई आर्बिट्ररी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। डी रजिस्ट्रेशन या डी लिस्टिंग सिर्फ क्लियर क्राइटेरिया के बेसिस पर होगी। डिफाइंड थ्रेशोल्ड जैसे इनएक्टिविटी, फेलियर टू फाइल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा पे बेस्ड होगा। पब्लिक नोटिस एंड अपील मैकेनिज्म भी होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इन एनफोर्समेंट विल डायरेक्टली बी लिंक्ड टू लेजिटिमेसी इन रिफॉर्म्स। अगर एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल सिस्टम का इंटीग्रिटी भी है, और डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करेगी जब हम दोनों को एक बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे। रिफॉर्म्स होने चाहिए पर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये आर्टिकल जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। तो दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर सेशन। हमने देखा कि गवर्नेंस के नए चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक लिमिटेड नहीं होते हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे जाता है, डिजिटल फ्रीडम पे होता है एंड मेनी अदर थिंग्स। कैसे बॉटलनेक्स होते हैं टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एक्सेट्रा। जो हमने देखा कि डिजिटल प्राइवेसी जो है डिजिटल सर्च पावर देता है आईटी एक्ट के तहत, उनको सेफ गार्ड करना कितना जरूरी होता है वी ट्राइड एंड अंडरस्टैंड। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल जो हमने पुट्टस्वामी जजमेंट में देखा था का उसका कैसे पालन होना चाहिए वी गॉट टू लर्न। हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच इन सर्वेलेंस को अवॉइड कर सकते हैं वी गॉट टू नो। नए क्रिमिनल कोड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ लॉ बनाना काफी नहीं है, बल्कि एफिशिएंट एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। NEP 2020 का जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तभी सफल होगा जब इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेटिव और इंक्लूसिव होगा। रीजनल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल स्टेट का बैलेंस बहुत क्रूशियल होता है ना यूनिटी के लिए, तो दिस वी हैव टू ऑलवेज कीप इट इन माइंड। इलेक्टोरल सिस्टम का जो क्लीन अप देखा हमने, यहाँ पे देखा कि इनएक्टिव पार्टीज को कैसे डीलिस्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, पर जो आरपी एक्ट होता है उनमें अमेंडमेंट्स जरूरी है, दैट आल्सो वी डिस्कस्ड। बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 19 है उसमें भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो गवर्नेंस रिफॉर्म जो है 2025 में हमारे लिए ये तभी इफेक्टिव होगा जब उनका फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पे नहीं बल्कि जस्टिस, इंक्लूजन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे डिपेंड हो। हर पॉलिसी जो है एक चैलेंज है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ कनेक्टेड हमेशा, और वही एनालिसिस आपके आंसर को स्टैंड आउट बनाएगा। When I'm explaining this कि कैसा इसका वे आउट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, you please try and keep it in mind. Let's meet in next section for our new different subjects to discuss. तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
keep your mind calm, stay focused, study well, and see you tomorrow. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.